नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन की पहली न्यूज है बैंक बोर्ड ब्यूरो खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 2016 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है, फरवरी 2016। सेकंड, बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक अध्यक्ष तथा 3 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त बोर्ड में 5 विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, जिनमें से 2 निजी क्षेत्र से चुने जाते हैं। थर्ड, इसका कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना है। फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा इन नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। पांचवा पॉइंट, ये बैंकों के लिए लाई गई इंद्रधनुष योजना का एक भाग है। अगली न्यूज है रक्षा अधिग्रहण परिषद खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्र ड्रोन और प्रोजेक्ट 75I के तहत उन्नत पनडुब्बियों के लिए मल्टी बिलियन सौदा किया है, जिससे ये परिषद न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद नई पॉलिसी और कैपिटल अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। सेकंड, इस परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। थर्ड, इस परिषद का गठन कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार हेतु मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर किया गया था। अगला है प्री पैक्स प्रणाली खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की एक उप समिति द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अर्थात आईबीसी 2016 के मूल ढांचे के भीतर प्री पैक ढांचे यानी प्री पैक सिस्टम या फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, प्री पैक का आशय एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से है। पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हेतु ये व्यवस्था काफी लोकप्रिय हुई। अगला है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। सेकंड, ये एक तरह का भुगतान सिस्टम या प्रणाली है। थर्ड, इसका उद्देश्य भारत के मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई हेतु एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करना है। फोर्थ, एनयूईएस एक गैर लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में, जिसमें एटीएम, व्हाइट लेवल पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आधार आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाएं आदि शामिल हैं। पांचवा, एनयूईएस द्वारा नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाएगा। छठा, ये समाशोधन एवं निपटान तंत्रों का संचालन करेंगे। अगला है चाबहार बंदरगाह खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये ओमान की खाड़ी पर स्थित है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर दूर है, जिसे चीन द्वारा विकसित किया गया है। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी महत्वपूर्ण है। सेकंड, ये ईरान का महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसे भारत विकसित कर रहा है। थर्ड, ये एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। फोर्थ, इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह हैं जिनका नाम शहीद बेहश्ती और शाहिद कलंतरी है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, दोनों को मिलाकर चाबहार बंदरगाह।
बनाए। अगला अगला है वन धन विकास केंद्र या पहल यानी योजना खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इस योजना के अनुसार ट्राइफेड द्वारा लघु वनोत्पाद आधारित बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक 10 स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर में 30 लघु वनोत्पाद संग्राहक आदिवासी शामिल होंगे। सेकंड पॉइंट, इस पहल का उद्देश्य आदिवासी संग्राहकों तथा कारीगरों की लघु वन उत्पादों पर आधारित आजीविका के विकास को बढ़ावा देना है। थर्ड पॉइंट, ये योजना केंद्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विभाग के तौर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में ट्राइफेड के माध्यम से लागू की जाएगी। फोर्थ पॉइंट, इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर लघु वन उत्पादों के लिए राज्य नोडल एजेंसी तथा जमीनी स्तर पर जिलाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला है विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है विश्व धरोहर स्थल यानी विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तथा विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित क्षेत्रों या संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सेकंड, इन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है। थर्ड, विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती है। इस समिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य होते हैं। फोर्थ, प्रत्येक विश्व धरोहर स्थल जहां वह अवस्थित होता है उस देश के वैधानिक क्षेत्र का भाग रहता है तथा यूनेस्को द्वारा इसके संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में माना जाता है। पांचवा, विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित होने के लिए किसी स्थल को पहले से ही भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट, सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाले स्थल के रूप में अद्वितीय, विशिष्ट स्थल, चिन्हन अथवा प्रतीक के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए। अब आपको एक नोट भी याद रखना है, वर्तमान में भारत में 38 यानी 38 विश्व विरासत स्थल हैं। ये नंबर आपको ध्यान रखना है। अगला है उडुपी रामचंद्र राव खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 10 मार्च 2021 को गूगल ने प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव के 89वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। डूडल का मतलब होता है एक अस्थायी इमेज जिसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। या कोई भी जैसे कंपनी है वो अपने लोगो में कुछ अस्थायी परिवर्तन कर देती है, उसे डूडल कहा जाता है। सेकंड, ये भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। थर्ड, 10 मार्च 1932 को कर्नाटक के सुदूर गांव में जन्मे फिरो राव ने अपना कैरियर कॉस्मिक रे या किरणें भौतिक शास्त्री के रूप में शुरू किया था। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने वर्ष 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, इसका नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, के प्रक्षेपण का पर्यवेक्षण किया था। यही कारण है कि प्रायः उडुपी राव को भारत का सैटेलाइट मैन भी कहा जाता है। तो इनका जो नाम है भारत का सैटेलाइट मैन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया जिससे ये खबरों में था। सेकंड, ये बल 10 मार्च 1969 को मात्र 3 बटालियनों के साथ अस्तित्व में आया था। थर्ड, इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था, जो कि उस समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे। ये फोर्थ है, नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद CISF के कार्यों को और अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे अब ये निजी क्षेत्र को भी प्रत्यक्ष तौर पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। पांचवा पॉइंट, CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इनमें
परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खदान, ऑयल फील्ड और रिफाइनरियां, हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, बिजली संयंत्र, दिल्ली मेट्रो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि शामिल हैं। तो ये CISF के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है 2030 डिजिटल कंपास परियोजना खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, यह यूरोपीय संघ की एक परियोजना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसकी परियोजना है? यूरोपीय संघ की। सेकंड, इस योजना के तहत यूरोपीय संघ ने इस दशक के अंत तक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के वैश्विक उत्पादन के तकरीबन 20% अथवा 5वें हिस्से का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली जो योजना है वो अर्धचालकों के उत्पादन को लेकर है, आपको याद रखना है। और ये इसमें जो कह रहा है इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक, तो इसीलिए इसका नाम 2030 डिजिटल कंपास परियोजना रखा गया है। थर्ड, इस योजना के माध्यम से सेमीकंडक्टर के महत्व को रेखांकित किया गया है, जिन्हें कनेक्टेड कारों, स्मार्टफोन, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है और इनकी वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण विश्व भर में कारखाने बंद हो रहे हैं। अगला है जन औषधि दिवस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसका आयोजन 7 मार्च को किया गया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, इस वर्ष इसकी थीम या विषय सेवा भी रोजगार भी, ये आपको याद रखनी है थी। इस दिवस को 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में मनाया गया। थर्ड, इसे ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया ने उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग जेनेरिक दवाओं के बारे में भी जानेंगे, अभी बस आप इनका नाम याद रख लीजिए। अगला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना खबरों में। तो ये दिवस से ही जुड़ी योजना है, हाल ही में ये दिवस मनाया गया है, तो इसलिए ये योजना भी चर्चा में थी, हम लोग इसको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस परियोजना को वर्ष 2008 में भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है। सेकंड, इस अभियान को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट के रूप में फिर से शुरू किया गया। थर्ड, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। फोर्थ, BPPI ने जन औषधि सुगम ऐप भी विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा, इस परियोजना का लक्ष्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयां प्रदान करना है। छठा, इससे गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के कवरेज का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे दवाओं पर खर्च को कम कर उपचार लागत को कम किया जा सकेगा। अगला है जेनेरिक ड्रग्स, जिन्हें हिंदी में सामान्य दवाएं भी कहा जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में, ये क्या है। पहला पॉइंट है, जेनेरिक दवा जिस साल्ट से बनी होती हैं उसी के नाम से जानी जाती हैं। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासीटामोल साल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। सेकंड, जेनेरिक दवाओं की खुराक, संरचना, सेवन की विधि, लाभ, गुणवत्ता और यहाँ तक कि दुष्प्रभाव भी ब्रांडेड दवाओं के समान ही हैं। थर्ड, जेनेरिक दवाएं मूल रूप से अनुसंधानिक दवाओं का प्रतिरूप होती हैं, परंतु ये बाजार में उपलब्ध अन्य दवाओं की अपेक्षा काफी सस्ती होती हैं। अगला है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये हम लोग जानते हैं इनको। पहला है, हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये केंद्र प्राचीन भारतीय परंपरा और वन चिकित्सा के लिए जापान की फॉरेस्ट बाथिंग, जिसे शिनरिन योकू कहा जाता है, तकनीक पर आधारित है। तो ये राज्य आपको याद रखना है, उत्तराखंड। सेकंड, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन यानी GDPR और क्लेरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट क्रमशः यूरोपीय संघ और अमेरिका के सक्रिय
साइबर सुरक्षा तंत्र हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। थर्ड, 1992 का इंदिरा साहनी वाद आरक्षण से संबंधित है। फोर्थ, हाल ही में पांचों देश यानी यूएस, यूके, नीदरलैंड, कनाडा और फ्रांस की अदालतों द्वारा केर्न एनर्जी कंपनी के लिए भारत सरकार को 1.4 अरब डॉलर चुकाने संबंधी मध्यस्थता निर्णय को मान्यता प्रदान की गई है। तो ये कंपनी भी आपको याद रखना है और ये राशि भी 1.4 अरब डॉलर। पांचवा, हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की सबसे बड़ी टेलीस्कोप की मदद से रेडियो उत्सर्जन के सबसे दूर स्थित स्रोत रेडियो लाउड क्वेसर की खोज की है, जिसे P172+18 नाम दिया गया है। क्वेसर आकाशगंगा का सबसे चमकदार पिंड होता है जिसे रेडियो आवृत्ति पर धारा यानी जेट का उत्सर्जन होता है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखना है। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी मुंबई में। अगला सवाल, है सवाल नंबर 1। हाल ही में खबरों में रही 2030 डिजिटल कंपास परियोजना संबंधित है। ए ऑप्शन यूरोपीय संघ से, बी अमेरिका से, सी भारत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी यूरोपीय संघ से। अगला सवाल, है सवाल नंबर 2। रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद नई पॉलिसी और कैपिटल अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। सेकंड, इस परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है। थर्ड, इस परिषद का गठन कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में किया गया था। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यहाँ बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी पहला वाला कथन और तीसरा वाला कथन सत्य है जबकि दूसरा वाला कथन गलत है। अभी हम लोगों ने देखा था जो ये परिषद है इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है, ना कि गृह मंत्री द्वारा। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री होगा। अगला सवाल है आज का अभ्यास प्रश्न। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या है। हाल ही में कहा देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया है। ये आपको बताना है। ए मुंबई में, बी उत्तराखंड में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।